Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce Section, Class 11, Subject Economics, Chapter 2, Theory of Consumer Behavior. In this chapter, before this video, we analyze the consumer equilibrium under indifference curve analysis और ordinal approach. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्शल ने जो उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत दिया था, जो उपयोगिता के सीमांत विश्लेषण पर आधारित था, उसमें मार्शल ने कहा कि हम उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं. वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. और इसके लिए उन्होंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को सभी के लिए कांस्टेंट कर दिया था, मैंने स्थिर कर दिया था. उस आधार पर मार्शल ने ये कहा कि एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में रहेगा जिस बिंदु पर किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसके कीमत के बराबर हो जाएगी. इट मीन्स कि ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम became equal to its price, MUX equal to PX. लेकिन मार्शल के इस सिद्धांत के बाद आरजीडी, एलन और हिक्स आए और उन्होंने मार्शल के संपूर्ण सिद्धांत को गलत करार दिया और उन्होंने कहा कि उपयोगिता चूंकि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, अतः यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है और हम इसकी माप नहीं कर सकते हैं. खास करके मुद्रा के रूप में इसकी माप तो नहीं ही कर सकते हैं और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी सभी के लिए स्थिर नहीं हो सकती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हरास नियम के तहत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी के लिए स्थिर नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि उपयोगिता को उपभोक्ता के पसंद के हिसाब से हम केवल एक क्रम प्रदान कर सकते हैं. यूटिलिटी कैन बी ऑर्डर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस. माय फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसे करके हम केवल उसे एक क्रम प्रदान कर सकते हैं. और उन्होंने उपयोगिता के माप के लिए एक तटस्थ वक्र की विचारधारा दी. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यानी उपभोक्ता संतुलन का क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत में उपयोगिता को क्रम देने का सुझाव दिया है. इसलिए इस सिद्धांत को हम उपयोगिता विश्लेषण का क्रमवाचक सिद्धांत भी कहते हैं. इसके लिए आरजीडी, एलन और हिक्स ने दो महत्वपूर्ण टूल लिए. एक बजट रेखा अथवा कीमत रेखा, प्राइस लाइन और बजट लाइन, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तटस्थ वक्र बिंदुओं का वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा दो वस्तुओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, संयोग प्रदर्शित होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने में सक्षम होता है और उपभोक्ता किसी भी एक बिंदु का चुनाव करने के बाद अन्य बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है. इंडिफरेंस कर्व इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can provide equal satisfaction to the consumer, and by choosing any one point a consumer will become indifferent to all others point. बजट लाइन जो है, अब इनमें से किस पॉइंट का, किस कॉम्बिनेशन का वो चुनाव करके संतुलन में होगा, ये उसके पॉकेट पर निर्भर करता है, यानी ये उसके परचेजिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है. और उसका पॉकेट या परचेजिंग कैपेसिटी को हम लोग प्राइस लाइन या बजट लाइन कहते हैं, कीमत रेखा या बजट रेखा. पीएल, प्राइस लाइन या बजट रेखा, कंज्यूमर की अधिकतम क्रय क्षमता को दर्शाता है. कंज्यूमर की अधिकतम क्रय क्षमता को दर्शाता है वस्तुओं के दिए हुए कीमत पर और उपभोक्ता के दिए हुए आय पर. उपभोक्ता किसी एक वस्तु या दो वस्तु के विभिन्न कितने संयोगों को खरीद सकता है, इसे बजट रेखा बताती है. अब थर्ड सेगमेंट में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं.
एक उपभोक्ता उस बिंदु पे संतुलन प्राप्त करता है जहां उसकी तटस्था वक्र उसके बजट रेखा से संस्पर्श कर जाए। उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करके संतुलन में रहता है। उस कॉम्बिनेशन का क्रय करके उपभोक्ता संतुलन में रहता है। As it is clear from figure that under indifference curve analysis or ordinal theory, a consumer get equilibrium at that point where his indifference curve get tangent or coincide with his budget line. अब है कि संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत संतुलन बिंदु पर दो शर्तों का पूर्ण होना अति आवश्यक है, और उसमें से पहला शर्त है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व मस्ट टेंजेंट विथ कंज्यूमर्स बजट लाइन। यानी इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र को अनिवार्य रूप से बजट रेखा के से संस्पर्श होना चाहिए। और दूसरा है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि तटस्थ संतुलन बिंदु पे जो तटस्थ वक्र होगा वो ओरिजिन के प्रति कॉन्वेक्स होगा, ओरिजिन के प्रति कॉन्वेक्स होगा। और ये तभी होगा जब संतुलन बिंदु पर इट मीन्स दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र की ढाल किसके बराबर होगी? स्लोप ऑफ बजट लाइन के ढाल के बराबर होगी। यानी तटस्थ वक्र की ढाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की ढाल जो होती है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन y फॉर x होता है, इक्वल टू बजट रेखा की ढाल माइनस px बाई py, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है इसलिए नेगेटिव साइन रहेगा। अब हम लोग बजट रेखा की इंडिफरेंस कर्व की ढाल की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व का ढाल जो होता है, स्लोप जो होता है, वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y और y फॉर x का अर्थ क्या है? इसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर। यानी तटस्थ वक्र पर जब हम लोग इसे गौर से देखते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है। इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और अगर इसके किसी एक बिंदु से ऊपर की से हम नीचे की ओर आते हैं तो वी हैव टू बी सब्स्टिट्यूट सम यूनिट्स ऑफ y फॉर गेटिंग द एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ x। Whenever again we travel from B point to C point, we again have to release some units of y for getting extra unit of x. Same as whenever we travel upward on indifference curve, suppose we travel from E point to D point, we have to be release some units of x for getting an extra units of y. In that situation, हम जब इंडिफरेंस कर्व पर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो y को सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रत्येक अगली इकाई x के लिए, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो x को सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रति इकाई y के लिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूट करने की दर होगी, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा प्रत्येक अगले यूनिट x के लिए y का जो सब्स्टिट्यूशन रेट होगा, दैट शुड बी डिमिनिशिंग। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए पहले x के लिए हम 5 यूनिट y छोड़े हैं तो दूसरे यूनिट x के लिए हम 4 यूनिट y छोड़ेंगे, तीसरे यूनिट x के लिए हम 3 यूनिट y छोड़ेंगे, फिर चौथे यूनिट x के लिए हम 2 यूनिट y छोड़ेंगे। तो ये जो रेट होगा ये डिमिनिशिंग होगा। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को छोड़ते जा रहे हैं और अगली वस्तु हमारे पास बढ़ती जा रही है, तो जो वस्तु हमारे पास बढ़ती जा रही है या जिसको हम लेते जा रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम होती जा रही है, और जिन वस्तुओं को हम छोड़ते जा रहे हैं उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जा रही है। और इस कारण हम
छोड़ी हुई वस्तु की कम मात्राओं को रिलीज करते हैं। तो अगेन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y और y फॉर x, जो तटस्थता वक्र का स्लोप है, उसका बेस जो है वो हम लोग पाते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिफरेंस कर्व पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का संपूर्ण बेस ये है कि पीपल यूज टू सब्स्टिट्यूट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्यों दो वस्तुओं के बीच। तो आंसर ये है कि पीपल सब्स्टिट्यूट लेस यूटिलिटी गुड्स फ्रॉम मोर यूटिलिटी गुड्स, यानी कम उपयोगी सामान को वो सब्स्टिट्यूट करते हैं अधिक उपयोगी सामान को लेने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वो इस उपयोगिता की को मेजरमेंट किस आधार पर करते, किस आधार पर वो समझते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता जो है वो अधिक है और किस वस्तु की उपयोगिता कम है। तो उसका जवाब है कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट x फॉर y एंड सब्स्टिट्यूट y फॉर x, एंड actually when consumer find that y is more utility for him, then he substitute x for getting y, and the utility of that particular item were measured in terms of its price। यानी फिर से बात वही आती है कि हम उपयोगिता को उसके कीमत के टर्म्स में देखते हैं और फिर उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यानी एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका पूरा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस है। इसलिए आलोचना करने वाले ने इंडिफरेंस कर्व की आलोचना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल के रूप में की है, और चूंकि इस पूरे सिद्धांत की अवधारणा जो है वह पुनः एक बार उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित प्रतीत नजर आती है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व में कोई नई बात नहीं कही गई है। इंडिफरेंस कर्व में भी वही बात कही गई है जिसे मार्शल ने अपने सिद्धांत में कहा है। खैर, ये आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट में हो गया क्वेश्चन, और इसमें हमने इक्विलिब्रियम को दिखाया है। इक्विलिब्रियम के लिए जो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए उसको दिखाया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सो यू नीड टू बी राइट डाउन इट in your fair notebook and also remember for exam point of view, and in next video we are going to analyze the features of indifference curve and other topics. Till then, take care, stay home, safe home.